हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम भारत की न्यायपालिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लगभग चीज़ों पे हमने चर्चा कर ली है, पर कुछ विशेष चीज़ें हैं। जैसे हम न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, संवैधानिक पीठ के बारे में जानेंगे और इसके अलावा हम न्यायिक सक्रियता पर भी चर्चा करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और परीक्षा उपयोगी भी है। देखना है न्यायिक सक्रियता, ये समझने वाली चीजें हैं। वैसे तो सीधा सा अर्थ हो गया न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका का सक्रिय होना। पर न्यायपालिका को सक्रिय होने की जरूरत कब पड़ती है वो देखो। सबसे पहले इसके जनक पीएन भगवती, न्यायिक सक्रियता के जनक कौन है बेटा? पीएन भगवती। जरूरत कब पड़ती है देखो, जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, होता क्या है, सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा करती है कि वो कानून संविधान विरोधी तो नहीं है। जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपना काम प्रॉपर नहीं करें, अच्छे ढंग से नहीं करें, तब न्यायपालिका खुद सक्रिय होकर, खुद आगे चलकर, खुद लीड करके आगे बढ़े, तब उसे न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है। न्यायिक सक्रियता के जनक पीएन भगवती हैं, जो रिटायर्ड न्यायाधीश थे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। आपको होगी साहब ये कैसे थे? इन्होंने रिटायर होने के बाद में देश की जो जेल थी, कारागृह थे, वहां जो बंदी थे, उन बंदियों से मुलाकातें की और पूरे देश की जो जेलें थी उनका दौरा किया। तो उन्हें इस प्रकार की अनियमितताएं मिली, ये बिहार गए और इस प्रकार के चौंकाने वाले मामले इनके सामने आए कि जिन कैदियों की जो जेल थी वो 2 वर्ष की थी और उनको जेल में रहते हुए 2 वर्ष की कैद है और जेल में रहते हुए 10 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। तो ये इस प्रकार की अनियमितताएं थी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की। तो फिर आगे चल करके जो काम हुआ पीएन भगवती के नेतृत्व में, न्यायपालिका के नेतृत्व में, इस प्रकार की परंपरा बनी। न्यायपालिका का सक्रिय होना ही न्यायिक सक्रियता कहलाया और न्यायिक सक्रियता के जनक कौन हुए? पीएन भगवती। तो अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कई बार पूछा जाता है संवैधानिक पीठ, संवैधानिक पीठ। अब देखो, संविधान की व्याख्या संबंधी मामलों के लिए किसकी व्याख्या करनी है? संविधान की। संविधान की व्याख्या संबंधी मामलों के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बनती है। कितने न्यायाधीशों की बेटा? 5 न्यायाधीशों की पीठ बनती है। वो बहुमत से निर्णय करती है। दोबारा बता रहा हूं, संविधान की व्याख्या संबंधी मामलों के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बनाई जाती है जो बहुमत से निर्णय करती है, जिसे संवैधानिक पीठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या होगी? संवैधानिक पीठ। अब तक जितनी पीठें बनी हैं उनमें सबसे बड़ी पीठ कब बनी? 1973 में। नाम क्या था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की पीठ। केरल राज्य की पीठ, जिसमें कुल कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश थे। ध्यान रखना, अब तक जितनी भी संवैधानिक पीठ बनी है उनमें सबसे बड़ी पीठ 1973 में बनी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की पीठ थी, जिसमें कुल कितने न्यायाधीश थे बेटा? 13 न्यायाधीश थे। ठीक है, और कम से कम होने कितने चाहिए? कम से कम होने चाहिए 5 न्यायाधीश। ठीक है, आगे चलो। कई बार प्रश्न आता है न्यायिक पुनरावलोकन का। न्यायिक पुनरावलोकन देखना, न्यायिक पुनरावलोकन जिसका उल्लेख अनुच्छेद 13 में है, ये ग्रहण कहां से है? अमेरिका से है। अब इसको समझना जरूरी है बेटा, क्या है ये न्यायिक पुनरावलोकन? उल्लेख पूछे तो अनुच्छेद 13 में, ग्रहण कहां से? अमेरिका। क्या होता है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून
क्योंकि कानून व्यवस्थापिका बनाएगी। तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून अगर संविधान के विरुद्ध है, संविधान सम्मत नहीं है, तो न्यायपालिका उन कानूनों को पूर्णतः रद्द कर सकती है, उन कानूनों को रद्द कर सकती है। और इन कानूनों को रद्द करने की शक्ति ही क्या कहलाती है? न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख अनुच्छेद 13 में है और ये अमेरिका से ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने मुख्य रूप से 3 चीजों पे चर्चा की है। न्यायपालिका का अंतिम पड़ाव था। एक तो सबसे पहले हमने न्यायिक सक्रियता पढ़ी, संवैधानिक पीठ पढ़ी और न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।